नमस्कार साथियों, मैं बोलू शंकर शर्मा श्री ठाकुर जी क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि सुबह मैंने वीडियो बनाया था, उसमें मैंने बताया था कि तुम्हारे जो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं वो कैसे बनते हैं, और एक त्रिकोणमिति के जो 3 क्वेश्चन बताए थे जो बहुत इंपॉर्टेंट थे, उस वीडियो को जरूर देखना आप, क्योंकि उसमें 4 नंबर का प्रश्न जरूर मिलेगा आपको। अब हम छोटे प्रश्नों की श्रृंखला में एक आपकी एक्सरसाइज है 14वीं प्रश्नावली, जिसका नाम है प्रायिकता। तो प्रायिकता में जो भी प्रश्न आने वाले हैं 4 नंबर के प्रश्न आएंगे। तो 4 नंबर के प्रश्न आएंगे, छोटे छोटे आएंगे, इसमें कोई निबंधात्मक या लघु उत्तरीय प्रश्न नहीं आएगा। तो इसके अंदर अपने को जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो सारे मैं इसमें करीब करीब लेके आया हूँ, और इक्के दुक्के कोई होंगे तो और दूसरी वीडियो में वो डाल दूंगा मैं। तो सबसे पहले देखिए बेटा, प्रायिकता। अब अपने को सबसे पहले प्रायिकता का सूत्र आना जरूरी है, क्योंकि सूत्र अगर याद होगा तभी प्रायिकता निकाल पाएंगे। तो सूत्र बिल्कुल सिंपल है। प्रायिकता का जो सूत्र होता है वो होता है अनुकूल परिणाम बटेवा कुल परिणाम। जैसे अपने को कहता है कि 5 लाल गेंदे हैं, 3 काली गेंदे हैं, तो कुल परिणाम का मतलब हो गया कि 5 तो लाल और 3 काली, इसका मतलब 5 और 3 कितने हो गए 8। तो कुल परिणाम तो कितने हुए 8, तो बटेवा में तो 8 आएगा। और ऊपर का मतलब अनुकूल परिणाम का मतलब जैसे 5 लाल है 3 काली है, तो लाल पूछे तो लाल का अनुकूल कितना है 5, और काली पूछे तो काली का कितना है 3, तो उसका 5/8 और इसका 3/8। कुल मिला के अनुकूल परिणाम का मतलब भाई कितनी संख्या है पर्टिकुलर किस चीज़ की, और कुल परिणाम का मतलब जितनी भी चीज़ें हैं सबका एक साथ जो योग होगा वो क्या आएगा, कुल परिणाम के अंदर आएगा। तो ये तो सूत्र है अपने, बेसिकली ये केवल तुम्हारे को याद होना चाहिए, और जब लगाएंगे तब ऑटोमेटिक याद हो जाएगा तुम्हारे को। अब देखो एक प्रश्न है, एक चीज़ और ध्यान रखनी है। कभी कभी प्रश्न में लिखा हुआ जाता है P और कोष्टक में A, और कभी कभी एक ही जगह E भी लिखा हुआ जाता है PE। तो जब PE लिखा हुआ है या फिर PA लिखा हुआ है, दोनों एक ही चीज़ है, और इसका मतलब होता है घटना घटित होने की प्रायिकता। जब केवल PE लिखा हुआ है या PA लिखा हुआ है, तब उसको क्या मानना अपने को, घटना घटित होने की प्रायिकता। और अगर A के ऊपर इसे डंडी आ जाए, इसको कहते हैं बार। क्या कहते हैं बेटा, बार। जैसे ये A लगा दिया, ऊपर एक डंडी लगाएंगे, इसको कहते हैं बार। तो जब ऐसे बार लगा हो, ए के ऊपर भी लगा हो चाहे ई के ऊपर लगा हो, यानी कि या तो PA बार हो या PE बार हो, इसका मतलब होता है घटना घटित नहीं होने की प्रायिकता। तो जब बार लगा हुआ है इसका मतलब घटना घटित नहीं हो रही है, और नहीं लगा हुआ है केवल PA या PE आ रहा है, इसका मतलब होता है घटना घटित हो रही है। क्लियर। अब देखो इन दोनों से एक सूत्र बनता है, घटना घटित होना और घटना घटित नहीं होना। अगर दोनों को जोड़ें तो घटना घटित होना प्लस घटना घटित नहीं होना, अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो इसका परिणाम कितना आएगा 1। याद रखना है, न्यूटन में पूछता है कितनी बार, PE प्लस PE बार बराबर खालिस्तान होता है, तो उसका आंसर क्या होगा 1। कैसे होता है, मैंने बताया था कि PE, E का मतलब घटना घटित होना, और घटना घटित होने की हमेशा प्रायिकता कितनी होती है 1। फिर प्लस, ये प्लस हो गया, PE बार, ई बार का मतलब होता है घटना घटित नहीं होना, और नहीं होने की जो प्रायिकता होती है वो क्या होती है हमेशा 0। तो दोनों के अगर जोड़ेंगे तो 1 और 0 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 1। इसलिए PE प्लस PE बार यानी होना प्लस नहीं होना, इन दोनों की जो जोड़ होती है वो क्या होती है हमेशा 1। इससे अपने को एक सूत्र बनते हैं, और प्रश्न में पूछता है, जैसे ये प्रश्न तो ही पूछने लायक कि PE प्लस PE बार बराबर खालिस्तान होता है, या न्यूटन में दे दिया 1 2 3 4, तो चारों में से कोई सा भी पूछ सकता है। अब देखो एक और प्रश्न बनता है इसी से ही, कि जैसे अपने को ये कह दिया कि घटना घटित होने की प्रायिकता पूछ रहा है और नहीं होने की प्रायिकता दे दी। जैसे प्रश्न में लिखा हुआ गया कि घटना घटित नहीं होने की प्रायिकता 0.5 है, तो होने की प्रायिकता कितनी होगी। तो जब भी एक चीज बस अपने को तो दिमाग में ही रखना है कि चाहे होने की प्रायिकता पूछो चाहे नहीं होने की प्रायिकता पूछो, हमेशा किस में से घटानी है, एक में से। अगर होने की प्रायिकता पूछ रहा है तो एक में से कौन घट जाएगी, नहीं होने की प्रायिकता, और अगर नहीं होने की प्रायिकता पूछ रहा है तो किसकी घट जाएगी, एक में से होने की प्रायिकता। ठीक है बेटा। तो नहीं होने की प्रायिकता क्या होगी, 1 माइनस नहीं होने की प्रायिकता, और अगर नहीं होने की पूछे तो 1 माइनस होने की प्रायिकता। बस सिंपल सा है कि होने की पूछे तो भी एक में से घटाना है, और नहीं होने की पूछे तो भी एक में से घटाना है। कुल मिला घटेगा किस में से, एक में से। क्लियर है यहाँ पर। इसके बाद देखो एक चीज हो जाना, जैसे कितनी बार ऐसे लिखा हुआ नहीं आता है घटना घटित होने की प्रायिकता, ऐसे लिखा हुआ नहीं आएगा, डायरेक्ट लिखा हुआ जाएगा PA।
या पी ई बराबर ज्ञात कीजिए, और जबकि पी ई बार बराबर ये चीज़ दे रखी है, तो अपने को बस ये मालूम होना चाहिए कि बार लग रहा है तो वो नहीं होने की है, और नहीं लग रहा है तो होने की है। तो होने की पूछे तो भी एक में से घटाना है, और नहीं होने की पूछे तो भी एक में से घटाना है। इसके बाद देखो अगला, किसी घटना के घटित होने की प्रायिकताओं का योग जो होता है वो हमेशा कितना होता है, एक। बिल्कुल बहुत बार प्रश्न पूछा हुआ है न्यूटैप में, बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। किसी घटना के घटित होने की कुल प्रायिकताएं कितनी होती है, ये प्रश्न पूछता है कितनी बार। तो जब भी ऐसा सवाल आवे तो अपने को ध्यान रखना है कि जितनी भी प्रायिकताएं होती है उन सबकी जोड़ हमेशा कितनी होती है, एक। तो योग पूछ लिया अपने को, प्रायिकताओं का योग कितना होता है, तो क्या होगा, एक। याद रखना है प्रायिकताओं का योग कितना होता है, एक। फिर इसके और इसे संभव घटना कहते हैं। अब जब घटित हो ही रही है, इसका मतलब वो संभावना है, संभव है वो घटना, इसलिए उस घटना को क्या कहते हैं अपन, संभव घटना। तो जो घटना घटित हो सकती है उसको उसकी प्रायिकता कितनी होती है, एक। और उसे कौन सी घटना कहते हैं, संभव घटना कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, संभव घटना। इसी का उल्टा होता है कि किसी घटना के घटित नहीं होने की प्रायिकता। जब घटना के घटित होने की नहीं होने की प्रायिकता पूछे तो वो हमेशा कितनी होती है, जीरो। जब घटना घटित ही नहीं होगी तो संभावना कितनी होगी उसकी, जीरो। इसलिए जो घटना घटित नहीं हो रही है उसकी प्रायिकता भी क्या होगी, हमेशा जीरो। और जो जीरो है उसको कौन सी घटना कहेंगे, असंभव घटना। तो जो हो रही है वो तो संभव, जो नहीं हो रही है वो असंभव। हो रही है उसका योग कितना होगा, एक, और नहीं हो रही है उसका योग कितना होगा, जीरो। इसके बाद देखो, किसी घटना के घटित होने की प्रायिकताओं का योग या प्रायिकता जो होती है वो हमेशा क्या होती है, या तो जीरो के बराबर होगी या जीरो से अधिक होगी, मतलब जीरो से बड़ी होगी, और एक के बराबर होगी या उससे छोटी होगी। तो देखो ना बेटा, प्रायिकता हमेशा कहाँ से शुरू होती है, जीरो से शुरू होती है, और कहाँ तक जाती है, एक तक जाती है। तो या तो ये जीरो के बराबर होगी या जीरो से क्या होगी, अधिक। ऐसे ही या तो एक के बराबर होगी या एक से कितनी होगी, कम। तो जो भी प्रायिकता होती है वो या तो जीरो के बराबर होती है या उससे अधिक होती है, या फिर एक के बराबर होती है या उससे कम होती है, क्योंकि इन दोनों के बीच ही घूमती है, इससे ज्यादा प्रायिकता नहीं होती है। जैसे कितनी बार प्रश्न पूछ लेता है, निम्न में से प्रायिकता कौन सी है, 1, 0.5, 0.75 और 1.5, कौन सी प्रायिकता नहीं है, ये पूछ लिया जैसे। तो अपने को ध्यान रखना है कि कौन सी चीज, इन चारों संख्याओं में से कौन सी संख्या ऐसी है जो एक से ज्यादा जा रही है। ये तो एक के बराबर है तो ये तो है, ये भी एक से कम है तो है, एक से कम है तो है, ये एक से ज्यादा होगी, 1.5 होगी, तो ये प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो ध्यान रखना, प्रायिकता हमेशा या तो जीरो होगी या जीरो से बड़ी होगी, या फिर एक होगी या फिर एक से छोटी होगी। समझ आ गया बेटा, प्रायिकता हमेशा क्या होती है, या तो जीरो के बराबर होगी या जीरो से बड़ी होगी, या फिर एक के बराबर होगी या एक से छोटी होगी। ठीक है, यहाँ तो हो गया बेटा। इसके बाद देखो, एक लीप वर्ष में 53 रविवार आने की प्रायिकता हमेशा क्या होती है, 2/7 होती है। कैसे, पहले तो ये पता होना चाहिए कि लीप वर्ष कहते हैं किसको अपने को। लीप वर्ष का मतलब होता है कि जिस साल में जो फरवरी का महीना होता है वो 29 दिन का होता है या 29 तारीख का होता है, उसको लीप वर्ष कहते हैं। 4 साल में एक बार आता है लीप वर्ष, जैसे इस साल अभी 29 फरवरी का है अपना महीना, तो इस साल लीप वर्ष है। तो और एक चीज़ और होती है, जो लीप वर्ष होता है उसकी पहचान होती है जिसमें 4 का भाग जाता है जिस साल में, वो सब लीप वर्ष ही होते हैं। जैसे अभी 2024 है, 4 का भाग आसानी से जाएगा, इसलिए वो लीप वर्ष है। तो एक लीप वर्ष में 53 रविवार आने की प्रायिकता 2/7 होती है। कैसे होती है देखो, अपने पास वैसे 52 सप्ताह होते हैं एक साल में। कितने सप्ताह होते हैं बेटा, 52 सप्ताह होते हैं। और 52 सप्ताह को अगर 7 से गुणा करें तो 7 दूना 14 का 4 हासिल का, एक सातों में जो 35 और एक 36, 364 दिन होते हैं। 364 दिन के तो सप्ताह हो गए अपने पास। अब अपने पास जो लीप वर्ष होता है तो एक वर्ष में 365 दिन होते हैं अपने पास, और जो लीप वर्ष होता है उसमें एक दिन और बढ़ जाता है तो 366 दिन होते हैं। तो लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं, कुल 366 दिन होते हैं। और अलीप का मतलब जो लीप वर्ष नहीं हो उसमें होते हैं 365। तो अपन अभी लीप वर्ष की बात कर रहे हैं, तो 366 दिनों में से 364 दिन के तो सप्ताह निकल गए अपने पास, तो कम कर दो। तो 366 में से 364 चले गए तो कितने बचेंगे अपने पास, 2। तो 2 दिन में रविवार आने की प्रायिकता कितनी होगी,
तो 2 दिन का मतलब 2-2 दिन में रविवार का वो आ सकता है, या तो रविवार आएगा सोमवार के साथ में, या रविवार आएगा शनिवार के साथ में। शनिवार रविवार आ सकता है, या रविवार सोमवार आ सकता है। कितनी बार आ सकता है? 2 बार। तो सप्ताह में कितने दिन होते हैं अपने पास? 7। इसलिए 7 दिनों में से कोई से भी 2 बार रविवार रिपीट हो सकता है, इसलिए इसकी जो प्रायिकता होती है वो हमेशा क्या होती है? 2/7। ठीक है बेटा। इन 7 दिनों में से 2 दिन ऐसे कोई से भी हो सकते हैं, चाहे शनिवार के साथ रविवार आ जावे या सोमवार के साथ रविवार आ जावे। 2 बार होते हैं कितने दिनों में से? 7 दिनों में से, इसलिए इसकी प्रायिकता होती है 2/7। और अगर यही लीप वर्ष के बारे में बात करें, सॉरी एलीप वर्ष के बारे में बात करें, तो एलीप वर्ष में 53 रविवार आने की प्रायिकता क्या होगी? 1/7, क्योंकि एलीप वर्ष में 365 दिन होते हैं। कितने काम आ गए? 364 घटाओ 365 में से 364 गए तो कितने बचते हैं? 1। तो अब के बाद 7 दिन में से 1 दिन ही आएगा ऐसा। वहां तो 2 बच रहे थे इसलिए 2/7, यहाँ 1 बच रहा है इसलिए 1/7 होती है। तो लीप वर्ष में तो कितनी होती है? 2/7। और एलीप वर्ष में कितनी होती है? 1/7। लीप वर्ष किसको कहते हैं? जिसमें जो दिन होते हैं वो 366 होते हैं, और एलीप में कितने होते हैं? 365 दिन होते हैं। समझ आ गया बेटा? इसके बाद अपने होते हैं पासे में। तो एक पासे को एक बार उछालने पर, पासा देखा होगा, सांप सीढ़ी खेलते हैं सभी, पासे के अंदर अंक लिखे होते हैं 1 2 3 4 5 6, 6 तरह के अंक होते हैं अपने पास। इन 6 अंक में से कौन कौन से अंक है अपने पास? 1 2 3 4 5 और 6। ये 6 अंक अपने पास पासे में मौजूद होते हैं। तो कुल कितने अंक हो गए? 6। इसलिए कुल परिणाम कितना हो गया इसका? 6। तो एक पासे को एक बार फेंकने पर कुल कितने परिणाम प्राप्त होते हैं? 6। अब इसमें से 4 तरह के प्रश्न पूछता है वो एग्जामिनर। कौन कौन से पूछता है? पहला पूछता है कि सम अंक आने की प्रायिकता। कौन सा अंक बेटा? सम। तो सम संख्या जानते हैं अपन, जिस संख्या में 2 का पूरा पूरा भाग जाता है उसे कौन सी संख्या कहते हैं? सम संख्या। जैसे अब अपने को अंक इसी में से देखने हैं, 6 में से ही। तो 6 में से ऐसे कौन कौन सी संख्या है जिसमें 2 का भाग जा रहा है? एक तो 2 में, एक 4 में, एक 6 में। तो 2 4 और 6 कितनी संख्या होगी अपने पास? 3। 1 2 और 3 संख्या होगी। कितने में से? कुल कितने में से? 6 में से। इसलिए इसकी जो प्रायिकता होगी 3/6 होगी। और भाग देंगे 3 एकम 3, 3 दूना 6। तो इसकी जो प्रायिकता होगी वो हमेशा क्या होगी? 1/2। इसके बाद ये पूछ सकता है विषम संख्या आने की प्रायिकता। तो विषम संख्या आने की प्रायिकता पूछे तो भी इनमें से देखना हमने को। तो विषम संख्या किसे कहते हैं? जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है। तो इसके अंदर ऐसी कौन कौन सी संख्या है इसमें 3 का भाग नहीं जाता है? 2 का भाग नहीं जाता है। एक तो 1 में नहीं जाता है, एक 3 में नहीं जाता है, एक 5 में नहीं जाता है। इसलिए विषम संख्या कौन सी हो गई? 1 3 और 5। ये तीनों संख्या ऐसी है इन 6 संख्याओं में से जो विषम संख्या है। तो वही है 3 संख्या है, इसलिए 3। कुल कितनी संख्या है? 6। तो 3 एकम 3, 3 दूना 6। तो इसकी प्रायिकता भी क्या होगी? हमेशा 1/2। ठीक है बेटा। सम संख्या भी 3 है इसलिए 3/6। विषम संख्या भी 3 है इसलिए 3/6। और काटा तो दोनों में क्या आएगा? 1/2। इसके बाद अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता पूछ ले। एक पासे को एक बार फेंकते हैं तो बताइए कि अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी? तो अभाज्य पूछे तो भी वही बात। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जिसमें या तो 1 का भाग जाता है या स्वयं का भाग जाता है। तो दोनों ही माध्यम में क्या होता है? वो अभाज्य संख्या मानी जाती है। तो इन संख्याओं में से अभाज्य कौन सी है? एक तो संख्या है 2, एक है 3, एक है 5। क्योंकि 2 ऐसी संख्या है जिसमें या तो 1 का जाता है या 2 का ही जाएगा भाग। 3 भी ऐसी संख्या है जिसमें या तो 1 का जाएगा या 3 का जाएगा। और 5 भी ऐसी संख्या है जिसमें या तो 1 का जाएगा या 5 का जाएगा। तो 3 संख्या ऐसी है। कौन कौन सी? 2 3 और 5। तो ये भी 3 संख्या है 6 में से, इसलिए इसकी प्रायिकता भी 3/6 होगी। और 3 एकम 3, 3 दूना 6। तो इसकी जो प्रायिकता है वो भी 1/2 होगी। तो सम आने की प्रायिकता भी 1/2, विषम आने की प्रायिकता भी 1/2 और अभाज्य आने की प्रायिकता भी 1/2। न्यू टाइप में आ जाएगा डायरेक्ट। तो अपने को याद ही रखना है कि 1/2 होती है। डायरेक्ट 1/2 लिखना है, वहां पर सोल्व करने की जरूरत नहीं है अपने को। एक नंबर का प्रश्न आता है ये छोटा छोटा। इसके बाद ये कह रहा है कि भाज्य संख्या आने की प्रायिकता। भाज्य का मतलब जिसमें भाग जा सकता है। जैसे देखो 1 के अंदर तो 1 का ही भाग जाता है, 2 के अंदर 2 का ही जाता है, 3 में 3 का ही जाता है। तो अन्य संख्या का भाग जाता ही नहीं है। तो ये भाज्य संख्या इसमें काउंट नहीं होगी। काउंट कौन सी होगी? एक तो 4 होगी, क्योंकि 4 के अंदर 4 का और 1 के अलावा 2 का भाग और जाता है। और एक होगी 6, क्योंकि 6 के अंदर भी 1 का भी जाता है, 2 का भी जाता है, 3 का भी जाता है और 6 का भी जाता है।
इसलिए दो संख्या ऐसी होगी जो भाज्य होगी। कितने में से? 6 में से। तो 2/6 हो जाएगी इसकी प्रायिकता। तो 2 का भाग दिया, 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो 1/3। तो ध्यान रखना है, सम आने की प्रायिकता कितनी होगी? 1/2। विषम आने की प्रायिकता कितनी होगी? 1/2। अभाज्य आने की क्या होगी? 1/2। और भाज्य आने की क्या होगी? 1/3। तो यहां तक समझ आया बेटा? इसके बाद अपने आते हैं, जैसे ये तो था एक पासे को उछलने पर। अब अपन दो पासों को एक साथ उछालते हैं। तो जब दो पासों को एक साथ उछालते हैं या एक ही पासे को 2 बार उछालते हैं, बात बराबर है? या तो दो पासों को एक बार उछाल लो या एक ही पासे को 2 बार उछाल लो। तो कुल कितने परिणाम प्राप्त होते हैं? 36 परिणाम प्राप्त होते हैं हमारे पास। कितने परिणाम होते हैं बेटा? 36। अब दो पासों को एक साथ उछालने पर ऐसा कोई सवाल आएगा, उसमें हमेशा योग पूछता है। क्या पूछता है? हमेशा योग। अगर योग करना चाहो तो एक बड़ी सारणी बनती है जिसमें 36 तरह के अंक लिखने पड़ते हैं अपने को। फिर उसमें देखना पड़ता है कि कितना योग किसका है, कितना योग किसका है। तो वो बहुत बड़ा हो जाता है, अपने पास इतना टाइम नहीं होता है। इसलिए एक छोटी सी सारणी बता रहा हूँ मैं तुम्हारे को। इस सारणी के माध्यम से तुम सारे ही योग एक ही सारणी में प्राप्त कर लोगे। तो सारणी कैसे बनानी है? सबसे पहले योग लिखना है और उसके बाद नीचे क्या लिखना है? प्रायिकता। तो योग के अंदर जैसे 2 पासे हैं तो एक के अंदर 6 होता है, दूसरे में भी 6 अंक होंगे। तो 6 से कितने होंगे? 12। तो दोनों की जोड़ ज़्यादा से ज़्यादा कितनी हो सकती है? 12। और कहाँ से शुरू होती है? 1 से। तो 1 से लेकर 12 तक गिनती लिखनी है हमने को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 तक की गिनती लिख ली। अब सबसे पहले अपने को देखना है कि 7 का जाओ बीचों बीच। तो 7 के अंदर ध्यान रखना है कि 7 से 1 कम करना है। तो 7 से 1 कम कितना होगा? 6। और टोटल हमने को बताया कुल कितने परिणाम है? 36। तो 7 में 1 कम किया तो कितना आएगा? 6। और बटेवा कितना आएगा? 36। तो 6/36 हो जाएगी इसकी प्रायिकता। 7 के नीचे क्या लिखना है? 6/36। ऐसे ही इधर जब चलेंगे अपन 7 के इधर, तो एक एक कम करते जाना हमने को। और इधर भी जाएंगे तो भी एक एक कम करना है। तो 7 में हो जाएगी 6/36। 6 में 1 कम किया तो 5/36। 5 निकालनी है तो 5 में 1 कम किया तो 4/36। 4 में 1 कम किया तो 3/36। 3 में 1 कम किया 2/36। 2 में 1 कम किया 1/36। और यह 0 हो जाएगी तुम्हारे, क्योंकि 1 के बाद में नीचे क्या आएगा? 0। ऐसे ही इधर ध्यान रखना है। 8 है तो 6 से कम करना है। 6 से कितना आएगा? 5। तो 5/36, फिर 1 कम किया 4/36, फिर 1 कम किया 3/36, फिर 1 कम किया 2/36, फिर 1 कम किया 1/36। तो ध्यान रखना है 7 के, ध्यान रखना है 7 के नीचे लिखना है 6/36। और फिर यहाँ से कम करते रहना। 6 से 5, 5 से 4, 4 से 3, 2 1 और 0। इधर भी 5 4 3 2 1। बटेवा सब में 36 ही आएगा, क्योंकि कुल परिणाम कितने प्राप्त होते हैं? 36। तो बटेवा में अपने को 36 ही करना। अब सवाल किस स्टेप से बनता है? जो देखो, अगर ये पूछ लिया हो कि एक पासे को 2 बार उछालने पर योग 5 आने की प्रायिकता क्या होगी? क्या पूछेगा? एक पासे को 2 बार उछालने पर योग 5 आने की प्रायिकता क्या होगी? तो 5 की क्या प्रायिकता होगी? 4/36। तो अपने को कोई वो नहीं बनाने डिब्बे बॉक्स, डायरेक्ट ही सारणी से पता चल जाएगा। डायरेक्ट पूछ लिया हुआ है दो पासे को एक साथ उछालने पर 8 आने की प्रायिकता, योग 8 आने की प्रायिकता कितनी होगी? तो 5/36। योग 10 आने की प्रायिकता कितनी होगी? तो 3/36। योग 3 आने की प्रायिकता कितनी होगी? तो 2/36। योग 1 आने की प्रायिकता कितनी होगी? तो 0। योग 12 आने की प्रायिकता क्या होगी? तो 1/36। तो ये सारे योग है। कितनी भी संख्या देवो अपने को योग में, सारी संख्या अपने पास मौजूद है और आराम से अपन कर सकते हैं। 4 आने की प्रायिकता कितनी होगी? योग 3/36। योग 7 आने की प्रायिकता कितनी होगी? 6/36। तो इस तरह अगर ये सारणी याद है तो योग 1 मिनट में अपन निकाल सकते हैं। तो ये पासे का समझ आएगा बेटा, एक पासा और दो पासे। अब अपने पास एक सवाल आता है सिक्के का। तो सिक्के का सवाल 3 तरह के आते हैं अपने पास। एक तरह का ये होता है कि एक सिक्के को एक बार उछालने पर, एक सिक्के को एक बार उछालने पर कुल कितने परिणाम प्राप्त होते हैं? 2 परिणाम प्राप्त होते हैं। सिक्के जानते हो, सिक्के को उछालते हैं तो या तो हेड आता है या टेल आता है। तो एक सिक्के को और एक बार उछालेंगे तो कुल परिणाम होंगे 2। कौन कौन से हैं? या तो हेड आएगा या टेल आएगा। अब देखो, इसमें 2 तरह के सवाल पूछता है। एक सवाल ये पूछेगा एक चित आने की प्रायिकता। चित का मतलब हेड। चित का मतलब क्या होता है बेटा? हेड। तो एक चित आने की प्रायिकता, अब देखो
कुल परिणाम कितने हैं? 2। एक चित है और एक पट है, तो चित भी कितना होगा? एक ही होगा, और पट भी कितना होगा? एक ही। तो चित आने की प्रायिकता भी 1/2 होगी, और पट आने की भी 1/2। 1/2 क्यों आया? क्योंकि कुल परिणाम कितने हैं? 2। बताया था मैंने, अनुकूल परिणाम बटेवा कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम इस जो हेड है उसका अनुकूल परिणाम तो कितना है? 1, और कुल परिणाम कितने हैं? 2। तो 1/2 हो जाएगा। ऐसे ही पट भी कितनी बार आ रहा है? एक ही बार आ रहा है, इसलिए 1/2। ठीक है बेटा। दो ही तरह के सवाल पूछता है केवल, एक सिक्के को एक बार उछालने पर हेड आने की प्रायिकता क्या होगी, या फिर हिंदी में पूछेगा तो चित आने की प्रायिकता क्या होगी, तो 1/2। और अगर इधर पूछे कि भाई एक सिक्के को एक बार उछालने पर पट आने की प्रायिकता कितनी होगी, या टेल आने की प्रायिकता, इसको टेल भी कहते हैं पट को, तो टेल आने की या पट आने की प्रायिकता कितनी होगी? 1/2। ये तो था एक बार उछालने पर। अब ये सवाल पूछा है कि एक सिक्के को 2 बार उछालने पर, तो जब एक सिक्के को 2 बार उछालेंगे तो कुल परिणाम कितने होंगे? 4 परिणाम प्राप्त होंगे अपने पास। कितने? 4। कौन कौन से प्राप्त होंगे? या तो दोनों में हेड आवे, या एक में हेड और एक में टेल, या पहले में हेड और दूसरे में पहले में टेल और दूसरे में हेड, या फिर दोनों में टेल आवे। तो इस तरह के 4 परिणाम प्राप्त होंगे। अब इसमें से अपने को 3 टाइप के सवाल पूछता है। कौन कौन से? कि 2 चित आने की प्रायिकता क्या होगी, तो 2 बार चित कितने बार आ रहे हैं इनमें से? अब इसमें से देखो 2 बार हेड कितनी बार आ रहा है? एक ही बार आ रहा है केवल। यहाँ तो एक हेड टेल है, यहाँ टेल और हेड है, यहाँ दोनों टेल है, तो 2 बार हेड केवल एक ही बार आ रहा है। कितने में से? 4 में से। तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी 1/4। ऐसे ही 2 पट भी एक ही बार आ रहा है। देखो 2 बार पट एक ही बार आ रहा है, बाकी इनमें से तो एक बार ही है केवल, दोनों बार केवल एक ही बार में से आ रहा है। और कितने में से आ रहा है? 4 में से। तो 2 बार टेल आने की प्रायिकता भी कितनी होगी? 1/4। तो 2 बार हेड आने की भी 1/4, 2 बार टेल या 2 बार पट आने की भी कितनी होगी? 1/4। और तीसरा प्रश्न पूछता है कि एक तो हेड हुआ है और एक टेल हुआ है, यानी कि एक तो चित्त और एक पट, दोनों आने की प्रायिकता। अब चित्त पट देखो, इसमें ये रहा चित्त और ये है पट, यहाँ पे भी ये है पट और ये है चित्त, तो 2 बार आ रहे हैं। कितनी बार आ रहे हैं बेटा? 2 बार आ रहे हैं। कुल कितने में से आ रहे हैं? 4 में से। तो एक चित्र और एक पट आ जाओ नाम, तो अपने को इसका जो प्रायिकता होगी वो 2/4 होगी। क्यों होगी? क्योंकि 2 बार है अपने पास में चितपट। काटेंगे 2 एकम 2 और 2 दूना 4, तो 1/2 हो जाएगा। कितना होगा बेटा? 1/2। ये तो था सिक्के को 2 बार उछालने पर। अब एक ही सिक्के को 3 बार उछालते हैं, तो एक सिक्के को 3 बार उछालने पर कुल कितने परिणाम प्राप्त होंगे? 8 परिणाम प्राप्त होंगे। कितने होंगे बेटा? 8 परिणाम प्राप्त होंगे। ये 3 बार उछाल रहे अपन, तो 8 कैसे होंगे? या तो तीनों में हेड आवे, या फिर 2 बार हेड आवे 1 बार टेल, या फिर हेड टेल हेड आवे, या टेल हेड हेड आवे, या टेल टेल हेड आवे, या टेल हेड टेल आवे, या हेड टेल टेल आवे, या टेल 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 आवे। अब इसमें कंफ्यूज हो गए तो कैसे होगा? तो बिल्कुल आसान है, जैसे 3 बार हेड है। अब क्या करो, 2 बार तो हेड रहने दो और यहाँ टेल लियो। अब इस टेल को क्या कर दो? बीच में ले लो, और 1 बार क्या ले लो? पहले में। बाकी बचे जो एच लगा दो यहाँ पर। ठीक है। इसके बाद अपने क्या है, जैसे अब 2 बार टेल लिखे, अब हेड को लिख दो यहाँ पर। अब हेड को क्या है? लास्ट में था, तो बीच में ले लो, और 1 बार पहले में ले लो, और बाकी सब जगह क्या लगा दो? टेल, और लास्ट में क्या कर दो? टेल टेल टेल। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 परिणाम प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है बेटा। 3 बार हेड लिखना है, फिर टेल को आखिरी में, फिर बीच में, और फिर पहले में। ऐसे ही फिर हेड को भी आखिरी में, बीच में और पहले में, और बाकी ऊपर तीनों हेड और नीचे तीनों टेल। ये बनाने का तरीका है अपने पास। अब इसमें से भी तुम्हारे को 3 टाइप के प्रश्न पूछता है। एक तो पूछेगा 3 चित आने की प्रायिकता, तो 3 चित कितनी बार आ रहा है इसमें? देखो 3 बार चित आ रहे हैं अपने पास, एक ही बार आ रहा है। बाकी में तो 3 बार है ही नहीं, इसमें 2 बार ही है, इसमें भी 2 बार है, इसमें भी 2 बार है, इसमें 1 बार ही, इसमें 1 बार, इसमें 1 बार, इसमें है ही नहीं। तो 3 बार जो हेड है वो केवल एक ही बार है। कितने में से? 8 में से। तो ये हो जाएगा तुम्हारे 1/8। तो 3 बार चिट आने की प्रायिकता क्या होगी? 1/8। कितनी होगी बेटा? 1/8। ऐसे ही 3 बार पट आने की प्रायिकता, 3 बार पट भी कितनी बार आ रहा है? एक ही बार आ रहा है। पट पट और पट, यानी टेल टेल टेल। तो 3 बार पट आने की प्रायिकता भी एक बार ही है। कुल कितने में से है? 8 में से। तो इसकी जो प्रायिकता होगी, 3 बार पट आने की प्रायिकता भी कितनी होगी? 1/8।
और एकांतर क्रम में पटाने चित्त व पटाने की प्रायिकता, ये इंपॉर्टेंट है। एकांतर क्रम में चित्त व पटाने की प्रायिकता। पहले देखो एकांतर क्रम किसे कहते हैं। एकांतर क्रम का मतलब होता है रिपीट करना। रिपीट करना मतलब एक बार हेड फिर टेल, फिर हेड फिर टेल, फिर हेड फिर टेल, इसको कहते हैं एकांतर क्रम। तो ऐसे 8 में से कितनी बार हो रहा है जिसमें बार बार रिपीट हो रहा है। जैसे देखो ये हेड के बाद में हेड आ गया तो ये तो है ही नहीं, हेड के बाद में हेड आ गया, ये भी एकांतर क्रम नहीं है। हेड आ गया, हेड के बाद में टेल, और टेल के बाद में हेड, देखो वापस ये रिपीट हो रहा है, हेड फिर टेल फिर हेड, तो एक तो ये आ गया। यहाँ देखो टेल के बाद में हेड आ रहा है परंतु हेड के बाद वापस हेड आ गया, तो ये नहीं है। टेल के बाद में वापस रिपीट हो गया टेल, ये भी नहीं है। टेल के बाद में हेड, हेड के बाद में टेल, ये रिपीट हो रहा है, तो एक ये हो जाएगा तुम्हारा। इधर हेड फिर टेल के बाद वापस टेल आ गया, ये भी नहीं है। और टेल के बाद टेल 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 चल रहा नहीं है। तो एकांतर क्रम में केवल एक तो इसमें रिपीट हो रहा है और एक बार इसमें रिपीट हो रहा है। तो 8 में से ऐसी 2 संख्याएं हैं अपने पास में जिसमें एकांतर क्रम में हेड और टेल यानी चित्त और पट रिपीट हो रहे हैं। इसलिए अगर ये प्रश्न आ जाए एकांतर क्रम में चित्त व पट आने की प्रायिकता, तो 2 है अपने पास संख्या ऐसी, 1 और 2, कितने में से 8 में से। तो ये हो जाएगा 2/8, 2 एकम 2, 2 चौक 8, तो इसकी कितनी होगी 1/4। ठीक बेटा, समझ में आ गया 1/4। तो 3 तरह के सवाल पूछता है, एक बार सिक्के को उछालने पर, फिर 2 बार उछालने पर, 3 बार उछालने पर, एक बार उछालने पर 2 परिणाम, 2 बार उछालने पर 4 परिणाम, 3 बार उछालने पर 8 परिणाम प्राप्त होंगे। कैसे सवाल आएंगे, कौन से आएंगे, वो भी मैंने सारे तुम्हारे को बता दिया। कैसे करना है वो भी बता चुका हूं मैं, एक बार और रिपीट कर लेना तुम वीडियो को। इसके बाद आते हैं ताश की गड्डियों के प्रश्न। ताश की गड्डी में कुल कितने पत्ते होते हैं, 52 पत्ते होते हैं। याद रखना है ताश की गड्डी में हमेशा कितने पत्ते होते हैं, 52 पत्ते होते हैं। 52 पत्तों में से 4 समूह बांटे हुए रहते हैं। 4 समूह कौन कौन से होते हैं, एक तो हुक्म रहते हैं उसमें पत्ते, एक रहते हैं पान के पत्ते, एक रहते हैं चिड़ी के पत्ते और एक रहते हैं ईंट के पत्ते। तो सारे पत्ते 13-13 होते हैं। हुक्म के भी कितने पत्ते होंगे, 13 पत्ते होंगे। पान के भी कितने होंगे, 13 पत्ते होंगे। चिड़ी के भी कितने होंगे, 13 पत्ते होंगे। और ईंट के भी कितने पत्ते होंगे, 13 पत्ते होंगे। तो ऐसे करके 13, 13 2 26, 13 39, 13 चौक 52। तो टोटल कुल कितने पत्ते हो गए अपने पास, 52 पत्ते होते हैं। अब देखो सबके 13-13 है अपने पास, तो प्रत्येक समूह के कितने 13 पत्ते होंगे अपने पास। कितने पत्ते होंगे बेटा, 13 पत्ते होंगे। अब देखो जो हुक्म होता है वो काला पत्ता होता है हमेशा। कितना, कौन सा होता है, काला। ये कौन सा होता है, लाल। ये कौन सा होता है, काला। और ईंट कौन सी होती है, लाल। तो देखो काला कितना हुआ, 13 पत्ते तो ये काले और 13 पत्ते ये काले, तो 13 13 कितने होंगे, 26। तो जो काले पत्ते होंगे वो भी वो कितने होंगे, ये देखो लाल पत्ते तो कितने होंगे 26 और काले पत्ते भी कितने होंगे 26। कैसे होंगे कि लाल देखो 13 तो ये और 13 ये, तो 13 13 कितने होंगे 26। तो 26 तो कौन से होते हैं, लाल, लाल रंग के पत्ते 26 और काले भी कितने होंगे 26। टोटल कितने होते हैं 52। 52 में से आधे तो काले होते हैं और आधे लाल होते हैं। तो 52 का आधा करता है तो 26 26 होते हैं। तो 26 तो लाल पत्ते होंगे और 26 ही काले पत्ते होंगे अपने पास। तो प्रश्न आया वैसे कि भाई लाल रंग का पत्ता आने की प्रायिकता क्या होगी, केवल लाल रंग का पत्ता आने की प्रायिकता। तो कुल कितने होते हैं 26 और 26 कितने में से होते हैं 52 में से, तो 26/52 हो जाएगा। या ये भी पूछ सकता है काले रंग का पत्ता आने की प्रायिकता क्या होगी, तो काले पत्ते भी कितने होते हैं 26, कितने में से 52 में से, तो 26/52 हो जाएगा तुम्हारे। तो लाल पूछे तो भी 26/52 और काले पूछे तो भी 26/52। और ऐसे बोल रहे क्या भाई हुक्म आने की प्रायिकता, हुक्म का पत्ता आने की प्रायिकता, तो हुक्म के पत्ते कितने हैं 13, तो 13/52। पान का पत्ता आने की प्रायिकता, तो पान के पत्ते भी कितने हैं 13, तो 13/52। चीड़ी का पत्ता आने की प्रायिकता, तो 13/52। ईंट का पत्ता आने की प्रायिकता, तो 13/52। तो अगर इनका नाम आया हुक्म का, पान का, चीड़ी का, ईंट का, तब तो 13/52। केवल लाल आवे तो 26/52, केवल काले आवे तो भी 26/52। अब देखो कुल फेस कार्ड, कुल फेस कार्ड का मतलब होता है तस्वीर वाले पत्ते। तो तस्वीर वाले पत्ते कुल कितने होते हैं 12। कैसे देखो बेटा, ये देखो ये तस्वीर वाले पत्ते देखो, ये तस्वीर बनी हुई होती है इनमें, देखो ये तस्वीर, सब में तस्वीर बनी हुई है।
देखो सब में तस्वीर बनी हुई है, इसमें देखो सब में तस्वीर है, तो इसको कहते हैं तस्वीर वाले पत्ते या फेस कार्ड। अब देखो कुल कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, तो 12 पत्ते होते हैं कुल फेस कार्ड। तो कुल फेस कार्ड या तस्वीर वाले पत्ते कितने होते हैं, 12। अब इसमें देखो लाल कितने हैं, 1 2 3 4 और 5 6। अब देखो लाल कितने हैं, 1 2 3 4 5 और 6 तो लाल हो गए। और काले कितने देखो, 1 2 3 4 5 और 6, तो 6 तो लाल होते हैं और 6 काले होते हैं। तो लाल फेस कार्ड कितने हुए, 6, और काले फेस कार्ड कितने हुए, 6। तो ये ध्यान रखना है, लाल फेस कार्ड आने की प्रायिकता पूछ लिया है तो 6/52, काले फेस कार्ड आने की प्रायिकता पूछे तो भी 6/52 आएगा, बटेवा में 52 ही, क्योंकि कुल पत्ते कितने होते हैं, 52। चाहे किसी भी तरह का सवाल पूछे ताश की गड्डी में, बटेवा क्या लिख रहा है, 52, बस ऊपर चेंज होता जाएगा। लाल फेस कार्ड पूछे तो 6 यानी 6/52, काले फेस कार्ड पूछे तो भी 6/52, और केवल फेस कार्ड पूछे, लाल काला कुछ नहीं कह रहा है, केवल फेस कार्ड पूछ ले तो 12/52। कितने होगा बेटा, 12/52। तो कुल तो होगा 12/52, लाल 6/52 और काले 6/52। अब देखो सबके पत्ते कितने कितने होते हैं, हमेशा 4-4 पत्ते होते हैं, चाहे इक्का ले हो तो भी 4, बादशाह ले हो तो भी 4। जैसे देखो ये देखो इक्के, इसको कहते हैं इक्का, तो इक्के कितने हैं, 1 2 3 और 4। देखो 4 इक्के दिख रहे होंगे तुम्हारे को, ये 4 इक्के हो गए, 1 2 3 और 4, तो 4 तो इक्के होते हैं। ऐसे अगर बादशाह को देखें तो भी 4 बादशाह होंगे, देखो तुम्हारे पास 1 2 ये 3 और ये 4, देखो 4 बादशाह के बाद 1, फिर ये 2 3 और 4 बादशाह होते हैं। ऐसे ही 4 बेगम होगी, देखो 4 गुलाम होंगे, ये 4 गुलाम, ये देखो 4 गुलाम दिख रहे बेटा, 4 गुलाम, और ये 4 बेगम होगी, ये 4 बेगम होगी। इस तरह के सारे पत्ते 4-4 होंगे तुम्हारे पास, कितने होंगे, 4-4 पत्ते होंगे। अब देखो ये दुग्गी, इसको कहते हैं दुग्गी, ये दुग्गी है, ये तिग्गी है, ये चौगी है, इसको कहते हैं पंजी, इसको कहते हैं छग्गी, इसको कहते हैं सत्ती, इसको कहते हैं अट्ठी, इसको कहते हैं नहला, और इसको कहते हैं दहला। और बाकी मैंने गुलाम बेगम बादशाह इक्का बता ही दिया, इसको कहते हैं गुलाम, देखो ये गुलाम, ये बेगम, फिर ये बादशाह, और इक्का मैंने बता ही दिया तुम्हारे को, इसको कहते हैं इक्का। तो सबके 4-4 पत्ते हुए अपने पास, इसलिए कुल इक्के भी कितने होंगे, 4, कुल बादशाह कितने होंगे, 4, कुल बेगम कितनी होगी, 4, कुल गुलाम कितने होंगे, 4, दहला कितनी होगी, 4, नहला कितनी होगी, 4, अट्ठी कितनी होगी, 4, सत्ती कितनी होगी, 4, छग्गी भी 4, पंजी भी 4, चौगी भी 4, तिग्गी भी 4 और दुग्गी भी 4। इस तरह के 13 पत्ते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ही पत्ते 4-4 होते हैं, तो 13 चौक 52, तो कुल पत्ते कितने हुए, 52। अब ये पूछ लिया कि इक्का आने की प्रायिकता क्या होगी, तो 4/52। नहला आने की प्रायिकता क्या होगी, 4/52। चौगी पूछे तो भी 4/52, दुग्गी पूछे तो भी 4/52। नाम आ जावे ऐसे इक्का बादशाह, ऐसे नाम आ जावे तो 4/52। अब देखो केवल इक्का पूछे तो उसकी प्रायिकता क्या होगी, 4/52, यानी भाग दिया 4 एकम 4 और 13 चौक 52 होते हैं, तो 1/13 आ जाएगी। ये तो था केवल इक्का पूछे, मतलब कोई नाम नहीं देवे, तो इक्का आने की प्रायिकता पूछ ली केवल, तब तो 4/52। परंतु कोई नाम के साथ में इक्का पूछे, नाम के साथ का मतलब जैसे इक्का नहीं पूछ के क्या है, ईंट का इक्का, नाम आ गया ईंट, तो ईंट का इक्का अगर आ जावे तो वो 1/52 होगा, क्योंकि ईंट का जो इक्का होगा वो एक ही होगा केवल अपने पास में। देखो ये ईंट का इक्का अपने पास, तो अगर केवल ईंट का इक्का पूछे तो एक ही है पूरे गड्डी में से, तो 52 पत्तों में से एक है, इसलिए 1/52। केवल चीड़ी का मूल्य है तो चीड़ी का भी एक ही है, तो 1/52। हुक्म का मूल्य है, हुक्म का इक्का आने की प्रायिकता तो भी 1/52। और लाल पान का इक्का मूल्य है, तो लाल पान का इक्का भी कितना होगा,
1/52। तो इसका नाम आवे कपान, ईट, हुक्म, चिड़ी ऐसे लिख के फिर इक्का आवे तो कितना होगा 1/52। और ऐसा नाम नहीं आवे केवल इक्का आ जावे तो 4/52। और ये केवल इक्के में नहीं, बादशाह, बेगम, गुलाम, दहल, नहल, अट्ठी, सत्ती, छगी, पंजी, चौगी, तिग्गी, दुग्गी, सब में यही चीज़ फॉर्मूला काम में लेना अपने को। अगर जैसे पूछ लिया हुआ कि केवल बादशाह आने की प्रायिकता तो 4/52, ईंट का बादशाह आने की प्रायिकता तो 1/52, केवल बेगम आने की प्रायिकता 4/52, काली बेगम आने की प्रायिकता तो काली बेगम कितनी होती है बेटा? अब देखो ये भी दो होते हैं, एक तो 2 लाल होती है और 2 काले होते हैं हमेशा। तो काली बेगम पूछे तो 2/52 और लाल पूछे तो भी 2/52, केवल बेगम पूछे तो 4/52 और नाम आ जाएगा ईंट की बेगम या पान की बेगम या हुकुम की बेगम तो फिर 1/52। तो नाम अगर किसी अंक का साथ में आ रहा है तब तो 1/52, लाल काला आ रहा है तो 2/52 और कुछ नहीं आ रहा है केवल बेगम, बादशाह, इक्का, दहल, नहल, अट्ठी ऐसे कुछ आ रहा है तो 4/52। तो इस तरह तुम्हारे को यही सवाल ऐसे हैं जो प्रायिकता इस प्रश्नावली में से आने वाले हैं। इसके बाहर कोई भी प्रश्न नहीं आएगा। इन सवालों को अच्छे से रट लेना और अच्छे समझ लेना। बार बार इस वीडियो को देखना और इस वीडियो को अपने दोस्तों को और अपने मित्रों को, परिचितों को भी शेयर करना। और अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो वो भी कर लेना। और अगर कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना हमारा। और अगला वीडियो बहुत जल्दी आजकल में और आएगा, उन वीडियो को ध्यान से देखना बेटा। अगर इन वीडियो को देख लोगे तुम, केवल जिसने किताब आज तक नहीं उठाई है, कुछ नहीं आ रहा है गणित में, अगर मेरे इन वीडियो को देख लेगा परीक्षा तक तो वो किसी भी गारंटेड पास होगा, किसी भी हालत में फेल नहीं होगा और अच्छे अंक प्राप्त होगा बेटा। यही नहीं केवल कि भाई अपने को पासिंग मार्क्स आएंगे, 50+ नंबर दिला के रहूँगा मैं अगर मेरे इन वीडियो को तुम बराबर लगातार देखते रहे और उस पर मेहनत करते रहे तो। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय भारत, जय हिंद।